नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार चौहान महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों ये जो है चैप्टर नंबर आपका 1 है और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हमने जो है पदार्थों के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ना जो है शुरू किया था और पदार्थों के जो भौतिक स्वरूप के जो कुछ बिंदु पाए जाते हैं वो हमने डिस्कस भी किए थे। जैसे हमने पढ़ा कि जो पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर के बने होते हैं और जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये दो मुख्य बिंदु जो थे इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में जो है अध्ययन कर लिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं या निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कणों में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये सभी जो मुख्य बिंदु हैं ये पदार्थों के भौतिक स्वरूप में आते हैं। तो आइए आज हम जो है शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक और उस टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है वो है पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है। हालांकि हमने समझा था कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को लें और उसको जल में घोल दें तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, वो अपने कणों में क्या होते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं और उनके ये जो कण होते हैं ये जल के अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उनमें समावेशित हो जाते हैं और इसी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट जो है घुल जाता है और पानी का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। हमने घरों में भी देखा होगा कि जब हम नींबू पानी, शरबत बनाते हैं या चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तब हम ये देखते हैं कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। तो ये उदाहरण दर्शाते हैं कि पदार्थ के कणों में क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थ के कणों में क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो क्या है, हम इसमें क्या लिखेंगे, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जब पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को जल में डाला जाता है। ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को हमने किस में डाल दिया, जल में डाल दिया। तब यह क्रिस्टल का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, यह क्रिस्टल कणों में विभाजित होने लगता है। क्रिस्टल जो है किस में विभाजित होने लगेगा, कणों में विभाजित होने लगता है। फिर ये जो कण होते हैं ये जल के जो कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं, कणों में विभाजित होने लगते हैं एवं जल के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, समावेशित होने लगते हैं, समावेशित होने लगते हैं जिससे जल किस में बदल जाता है, कौन से रंग में बदल जाता है, जल का रंग गुलाबी रंग में, जिससे जल का रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी
हो जाता है। जल का रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक है, और एक रंगीन घोल तैयार होता है। कैसा? गुलाबी रंग का। ठीक है, अब इसी तरीके से दैनिक जीवन में चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, शरबत आदि बनाते समय हम देखते हैं कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में स्थित रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि चाय, कॉफ़ी, शरबत, नींबू पानी, ठीक है, बनाते समय नींबू पानी बनाते समय क्या होगा? बनाते समय एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान में क्या हो जाएंगे? रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो देखो, आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय आप पानी लेते हैं, ठीक है ना, उसमें चाय पत्ती, शक्कर मिलाते हैं, इसके साथ में उसमें दूध भी मिलाया जाता है और उसको जो है उबाला जाता है। ठीक है, और आप देखते हो कि चाय पत्ती का जो रंग होता है, शक्कर जो होती है और जो दूध और पानी जो होते हैं वो सब अंतः मिश्रित हो जाते हैं और अंत में एक घोल तैयार होता है जो चाय कहलाता है। तो अब वो सारे एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के साथ में क्या हो रहे हैं? समावेशित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाए जाते हैं? रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इसी तरीके से चाहे नींबू पानी बनाएं, शरबत बनाएं, अगर आप नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू पानी बनाते समय भी आप जल लेते हैं, उस जल में आप जो है नमक है, शक्कर है और नींबू का रस है, ये सब मिला करके अच्छी तरीके से जब हिलाते हैं तो कुछ समय बाद में जो घोल तैयार होता है, क्या उसमें नमक और शक्कर दिखाई देता है? क्या उसमें नींबू का रस जो है वो प्रत्यक्ष से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। एक घोल जो तैयार होता है उसमें आप देखोगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं, घुल जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला जो बिंदु आता है वो बिंदु रहेगा कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसे होते हैं? अब देखिए कि अगर अब एक अगरबत्ती लें और किसी कक्ष में उसको एक कोने में ले जा करके रख देते हैं। अब ऐसा करने से क्या, अच्छा बिना जलाए अगरबत्ती को रखा हमने कक्ष के कोने में, तो जब बिना जलाए अगरबत्ती को कक्ष के कोने में रखेंगे तो क्या उसकी सुगंध हमारे तक नहीं आएगी? नहीं आएगी। हमें उसकी सुगंध लेने के लिए उसके समीप जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी अगरबत्ती को उसी कक्ष के कोने में जला करके रख दिया जाए तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है
उस धुएं में जो सुगंध के जो कण पाए जाते हैं वो वायु के कणों में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं, और वायु के कणों के साथ में वो तैरते हुए हमारे तक पहुंच जाते हैं और हमें जो है उस अगरबत्ती की जो सुगंध है, ठीक है, वो महसूस होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर रसोई घर में बढ़िया सा खाना पक रहा है, अब चूँकि चूल्हे के ऊपर जब खाना पकता है, ठीक है, छोंक लगता है, उसकी जो गंध होती है वो रसोई से घर के सारे कक्षों तक पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने के साथ में कणों की जो गतिज ऊर्जा वो भी बढ़ी, और कणों की गतिज ऊर्जा के बढ़ते ही, ठीक है ना, जो कण जो होते हैं, अच्छा कण भी वो हवा के साथ में, हवा के कणों के बीच में क्या हो गए, वो समावेशित हो गए, और हवा के साथ में फिर तैरते हुए जो है घर के सभी कक्षों तक जो है गंध वो फैल जाती है। तो ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जो कण जो होते हैं, पदार्थों के जो कण होते हैं वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ठोस की तुलना में गतिज ऊर्जा जो होती है, कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो किस में अधिक होगी, द्रव में, और द्रव के कणों की तुलना में जो गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक किस में पाई जाती है, गैस के कणों में पाई जाती है। अब इसको हम समझेंगे कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। देखें तो जो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा है इसमें पदार्थ के कण निरंतर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, ये अगला बिंदु है। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसका मैंने अभी आपको एक उदाहरण समझाया, वही उदाहरण जो है हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और वो क्या समझाया मैंने आपको, ये समझाया कि यदि किसी कक्ष के कोने में, किसी कक्ष के कोने में, ठीक है, बिना जलाए, ठीक है, कक्ष के कोने में बिना जलाए एक अगरबत्ती को रखा जाता है, अगरबत्ती को रखा जाता है, ठीक है, तब उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके पास में जाना पड़ता है, तब उसकी सुगंध नहीं फैलती है, हमें सुगंध लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है, सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। अब यही प्रक्रिया अगर इस तरीके से दोहराएं कि अगरबत्ती जो हमने पहले बिना जलाए रखी थी, अब उसको क्या करेंगे, जला करके रखेंगे, तो अगरबत्ती का जो धुआं है जिसमें सुगंध पाई जाती है वो कक्ष में चारों दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं, यदि इसी अगरबत्ती को जलाकर कक्ष में रखा जाता है, जलाकर क्या किया जाता है, कक्ष में रखा जाता है, तो अगरबत्ती से उत्पन्न धुएं में उपस्थित सुगंध के जो कण होते हैं वो कक्ष की चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कक्ष में रखा जाता है। तब अगरबत्ती के धुएं में उपस्थित, अगरबत्ती के धुएं में उपस्थित सुगंध के कण, किसके कण, सुगंध के
कण क्या हो जाएंगे? सुगंध के कण कक्ष की चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। ठीक है, क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि ये जो गंध के कण होते हैं वो हवा के कणों के बीच में स्थित रिक्त स्थानों में समावेशित होकर के गति करने लगते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं क्योंकि गंध के कण वायु के कणों के बीच में स्थित रिक्त स्थानों में समावेशित होकर, रिक्त स्थानों में क्या होकर? समावेशित होकर क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। समावेशित होकर गति करने लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कण गति कर रहे हैं तो कण में गतिज ऊर्जा पाई जाती है और कण जो होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इसको एक प्रयोग के द्वारा भी समझा जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे दो बीकर लेते हैं, एक बीकर में ठंडा जल लेते हैं और दूसरे बीकर में एकदम गर्म जल लेते हैं और दोनों ही बीकर में बराबर मात्रा में नीली स्याही की 2-2 बूंद डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो गर्म जल जो है उसमें जो स्याही जो है जल्दी घुलती है और जो जल का जो रंग है वो शीघ्रता से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। जबकि ठंडे जल में ये क्रिया थोड़ी सी धीमी होती है। कारण ये है कि तापमान के बढ़ने के साथ में कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका मतलब है कण तेजी से क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। और इस तरीके से एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के साथ में अंतः मिश्रित हो जाते हैं, जिसे विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि ठोस में विसरण की दर सबसे कम होती है, द्रव में ठोस की तुलना में ज़्यादा होती है और गैस में विसरण की दर सबसे ज़्यादा होती है। आयवासन में तो देखें, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है। वो प्रयोग क्या है? ठीक है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा जो है प्रयोग समझा जाए तो वो प्रयोग क्या है वो आप समझेंगे। हमने क्या किया? हमने लिए 2 बीकर। हमने क्या लिए? 2 बीकर लिए। ठीक है, और इन बीकर में हमने क्या लेना है? जल लेना है। एक में ठंडा तो दूसरे में गर्म जल है। तो ये है बीकर। ठीक है, कांच के बने हुए पात्र होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? बीकर कह रहे हैं। और इनमें हमने लेना है किसको? जल को लेना है। एक में ठंडा तो एक में गर्म जल। मान लीजिए इसमें हमने जो है लिया कैसा जल? ठंडा जल। इसमें लिया ठंडा जल। ठीक है, और दूसरे वाले बीकर में हम लेते हैं कैसा? गर्म जल। ये है कैसा जल? गर्म जल। अब मान लीजिए कि इसमें मैं जो है लाल रंग की स्याही जो होती है इसकी डालता हूं 2 से 3 बूंदे। ठीक है ना? कैसे स्याही है ये? लाल रंग की स्याही है। लाल स्याही दोनों में डाल दी गई। दोनों ही जो है बीकर के जल में जो है ये लाल जो स्याही है ये डाली जाती है। तब आप बताएं कि किसमें जो है ये लाल स्याही शीघ्रता से घुलेगी और कौन से बीकर में, यानी कि इसको ए माने और इसको बी माने, तो कौन से बीकर में जो है शीघ्रता से लाल रंग प्रकट होगा?
तो वो जो लाल रंग जो है शीघ्रता से जो प्रकट होता है वो कौन से जल में होता है? गर्म जल में। मैंने अभी आपको समझाया था क्योंकि गर्म जल में तापमान अधिक होता है और तापमान बढ़ने के साथ साथ में कणों की गतिज ऊर्जा, क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, तापमान बढ़ने के साथ में गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और पदार्थों के कण शीघ्रता से क्या होते हैं? एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के साथ में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। इसी वजह से गर्म जल में जो लाल रंग जो होता है वो ठंडे जल की तुलना में शीघ्रता से प्रकट होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे आप इसमें? इसमें ये लिखेंगे कि 2 बीकर लेते हैं। ठीक है, एक बीकर में ठंडा जल लेते हैं, दूसरे बीकर में कैसा लेंगे? गर्म जल। दूसरे बीकर में गर्म जल लेते हैं और दोनों बीकर में क्या करेंगे? दोनों बीकर में 3 बूंदें लाल स्याही की मिलाते हैं। लाल स्याही की मिलाते हैं। तो आप क्या देखेंगे? देखेंगे कि गर्म जल में लाल स्याही जो है वो रंग जो होती है वो शीघ्रता से प्रकट करती है, जल्दी से घुल जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि गर्म जल में लाल स्याही ठंडे जल की तुलना में शीघ्रता से घुलकर लाल रंग का विलयन बनाती है। लाल रंग का विलयन बनाती है। और कारण मैंने आपको बताया, गर्म जल में तापमान बढ़ता है और कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कणों में गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब समझ गए ना, जिसकी वजह से कण क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है ना, तो कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, गर्म जल का तापमान क्या होता है? कम के ज़्यादा होता है ना। तापमान अधिक होने से, गर्म जल का तापमान अधिक होने से कणों की, किसकी? कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, और कण तेजी से गति करने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के साथ क्या हो जाते हैं? अंतः मिश्रित हो जाते हैं। इसी कारण एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के साथ क्या हो जाते हैं? कणों के साथ
अंतः मिश्रित हो जाते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं, जिसे विसरण कहते हैं, जिसे विसरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जो पढ़ा कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, और उसके बाद में विसरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के मध्य में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है।